हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7 इंग्लिश हनी कॉम उसका चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की कहानी। देखो, ये क्रिकेट जो है ये आज भारत का क्या है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है। गांव गांव में आपको बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे आपको क्रिकेट खेलते हुए मिल जाएंगे। तो इसमें लेखक हैं रामचंद्र गुहा। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं क्रिकेट के बारे में, तो आप इसे एंजॉय करेंगे। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। बिफोर यू रीड, स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफ। जो खेल होते हैं, गेम्स जो होते हैं, वो एक स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यानी व्यक्ति के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए खेलों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इट इज़ वन वे इन विच, यह एक तरीका है जिसमें कि हम वी अम्यूज़ आवर सेल्व्स, हम अपने आप को मनोरंजन प्रदान करते हैं। कॉम्पीट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। एंड स्टे फिट, और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। अमोंग द वेरियस स्पोर्ट्स, अन्य अनेक प्रकार के खेलों के बीच, सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस। हॉकी, फुटबॉल और टेनिस जैसे खेलों के मध्य क्रिकेट अपीयर्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है कि द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। यानी आज ये जो क्रिकेट है ये एक बहुत सबसे ज़्यादा अपीलिंग, जो आकर्षित करता है, एक राष्ट्रीय मनोरंजन बन गया है। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। आओ हम देखते हैं कि हम वास्तव में ये जो गेम है क्रिकेट, इसके बारे में कितना जानते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मैनी। क्रिकेट की उत्पत्ति हुई अनेक स्टिक एंड बॉल गेम्स, जो कि बॉल और छड़ी से जो खेल खेले जाते हैं उन्हीं में से इसकी उत्पत्ति हुई। इन इंग्लैंड, जो कि कहाँ खेले जाते थे, इंग्लैंड में खेले जाते थे 500 ईयर्स अगो, लगभग 500 वर्ष पूर्व। तो लगभग 500 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में जो छड़ी है ना, लकड़ी और गेंद से, गेंद बल्ला जो होते हैं, गेंद बल्ले से जो खेल खेले जाते थे, उनसे इसकी उत्पत्ति हुई। द वर्ड बैट, ये जो बल्ला होता है, इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड, ये एक पुराना इंग्लिश शब्द है। दैट सिंपली मीन्स, जिसका की अर्थ है स्टिक और क्लब, है ना, जिसका अर्थ है छड़ी, और क्लब का मतलब भी जैसे मोंगरी होती है ना, इस तरह से ये कोई ऐसे मोटा, ऐसे ये है ना, ये इस तरह का लकड़ी का कोई हो तो ये मोंगरी कहलाती है ना, तो क्लब छड़ी जैसी होती है। बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक, क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड, क्रिकेट बन गया था, क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड इनफ, विकसित हो गया था, पर्याप्त मात्रा में विकसित हो गया था, टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज ए डिस्टिंक्ट गेम, एक विशिष्ट खेल के रूप में इसे पहचान मिल चुकी थी। टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य तक। 18वीं शताब्दी कहाँ से होगा, 1701 से लेके और 1800 तक, ये 18वीं शताब्दी हो गई। 18वीं शताब्दी के मध्य 1750 तक बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स। जो क्रिकेट गेम के जो बल्ले हुआ करते थे, बैट्स होते थे, वो लगभग हॉकी स्टिक जैसे ही होते थे। हॉकी की जो छड़ी होती है ना, लगभग वैसे ही हुआ करते थे। कर्व्ड आउटवर्ड्स, जो बाहर की ओर क्या होते थे, मुड़े हुए होते थे, है ना, जैसे देखो ये इसमें एक चित्र बनाया हुआ, ये रहा, तो ये ऐसे इस तरह से ये मुड़ा हुआ है ना। तो ये क्रिकेट का, जो पुराने ज़माने में क्रिकेट खेली जाती थी, द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस। तो ऐसे बैट हुआ करते थे, जो आगे की तरफ क्या होते थे, मुड़े हुए होते थे, एट द बॉटम, उसके नीचे वाले हिस्से में। देयर वॉज सिंपली ए रीजन फॉर दिस, इसका एक कारण था। कारण क्या था बताओ, क्योंकि जब ये इस तरह का होगा, है ना, इस तरह का अगर ये बैट होगा तो इसको, गेंद को इससे टकराने की संभावना क्या बन जाती है, ज़्यादा बन जाती है ना। अगर ऐसा हो बिल्कुल प्लेन हो तो गेंद मिस भी हो सकती है।
लेकिन इतना बड़ा एरिया मिल गया तो इससे टकराने की संभावना क्या हो जाती है, गेंद की और ज़्यादा हो जाती है। तो यही कारण था इसका। देयर वॉज सिंपली ए रीजन फॉर दिस, इसका भी एक कारण यह था। द बॉल वाज बाउल्ड अंडर आर्म, बॉल को अंडर आर्म फेंका जाता था। अंडर आर्म का मतलब नीचे लुढ़का के फेंका जाता था। कैसे फेंका जाता था, इसे नीचे लुढ़का के फेंका जाता। देखो मैं भी दिखाता हूं आपको। इस तरह से डाली जाती थी बॉल, है ना। तो ये क्या कर रहा है, नीचे डाल रहा है बॉल को, है ना, इसे नीचे ज़मीन पर फेंक रहा है, ठीक है ना। इस तरह से लुढ़का के बॉल डाली जाती थी। अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन के सहारे, एंड द कर्व एट द एंड, और जो बल्ले के किनारे पे जो मुड़ा हुआ स्थान होता था बैट के, गेव द बैट्समैन, इससे बैट्समैन को मिलता था बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट, उस गेंद के साथ कांटेक्ट बनाने का बेस्ट चांस उसको मिलता था, ज़्यादा संभावना उसे मिलती थी। वन ऑफ द पिक्यूलरिटीज़ ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की जो अनेक विशेषताएं हैं उनमें से एक विशेषता, पिक्यूलरिटीज़ का मतलब क्या होता है, विशेषता, वो यह है कि टेस्ट मैच कैन गो फॉर 5 डेज, कि जो टेस्ट मैच होते हैं, देखो एक तो क्रिकेट में टेस्ट मैच होते हैं, एक वनडे मैचेस होते हैं, है ना। तो टेस्ट मैच जो होते हैं वो लगभग 5 दिनों तक चल सकते थे, एंड स्टिल एंड, और फिर भी उनकी जो एंड हो सकता था वो किसके रूप में, इन ए ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है मैच ड्रॉ हो गया, कोई दोनों टीमों में से कोई टीम नहीं जीती, तो 5 दिन तक तो खेल चला और फिर भी मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। तो ये एक क्रिकेट की क्या है, विशेषता है। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट, अन्य जो आधुनिक टीम है ना, टीम स्पोर्ट जो हैं, जो टीम के द्वारा जो गेम खेले जाते हैं, टेक्स इवन हाफ एच मच टाइम टू कंप्लीट, वो अन्य जो खेल हैं वो क्रिकेट की अपेक्षा आधा ही समय लेते हैं कंप्लीट होने में, पूरा होने में। जैसे कि उदाहरण दे रखे हैं इन्होंने कि ये फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल का जो मैच होता है इज जनरली ओवर, वो पूरा हो जाता है इन एन आवर एंड ए हाफ, लगभग 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है फुटबॉल का जो मैच होता है वो। इवन बेसबॉल, और जो बेसबॉल का मैच होता है, बेसबॉल में क्या होता है बच्चों, देखो जैसे इस तरह से स्क्वायर शेप में इस तरह से यहाँ होता है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे गेंद फेंकता है कोई, और यहाँ पे ये बल्ले से मारता है, ये यहाँ जो खड़ा रहता है वो इसको बल्ले से मारता है और बल्ले को यहीं पटक देता है। क्रिकेट में देखा होगा आपने, बल्ले को साथ लेके जाना पड़ता है ऐसे पिच पे, ऐसे आगे पीछे, ठीक है ना, ये इसको यहीं पटकदार ऐसे भागते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कार्रवाई चलती रहती है। तो ये बेसबॉल का जो गेम होता है कंप्लीट्स 9 इनिंग्स, इसमें 9 पारियां पूरी हो जाती हैं इन लेस देन हाफ द टाइम, लगभग आधे समय से भी कम समय में, देन इट टेक्स टू प्ले ए लिमिटेड ओवर मैच, एक सीमित मात्रा का जो ओवर का मैच होता है ना, कम ओवर का जो मैच होता है उसको पूरा करने में जितना समय लगता है उससे आधे समय से भी कम टाइम में बेसबॉल की 9 पारियां खेली जा सकती हैं। द शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, और ये जो लिमिटेड ओवर के मैच होते हैं ये क्या है, ये जो मॉडर्न क्रिकेट है इसका एक छोटा वर्जन है ये, है ना। आजकल इसी तरह का लोकप्रिय हो गया है, कम ओवर के, जैसे 2020 है तो ये क्या है, 20 ओवर का मैच होता है इस तरह से। अनोदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की जो दूसरी उत्सुकता जगाने वाली जो विशेषता है वो यह है, द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 यार्ड्स, कि जो पिच की लंबाई है वो 22 गज होती है। एक गज लगभग 0.9 मीटर के आसपास होता है, 90 सेंटीमीटर के आसपास होता है, तो 22 गज का लगभग 20 मीटर के आसपास होता है। तो इस पिच की जो लंबाई होती है ना, ये कितनी होती है, लगभग 20 मीटर होती है। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड, ये क्रिकेट की विशेषता बताई गई है, लेकिन जो क्रिकेट के प्लेग्राउंड की जो साइज होती है या जो उसका आकार होता है, शेप होती है, इज नॉट, वो फिक्स नहीं है। जिस तरह से पिच की लंबाई तो फिक्स है, 22 गज होती है, लेकिन जो शेप और साइज है उसकी ग्राउंड की वो फिक्स नहीं है। आगे बताया गया है इसमें, मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया, है ना। अधिकांश जो गेम होते हैं जैसे कि हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, उनमें जो प्लेइंग एरिया होता है, जो खेलने का जो क्षेत्रफल होता है, खेलने की जो जगह होती है,
उसकी जो डायमेंशंस होती है, लंबाई चौड़ाई जो होती हैं या त्रिज्या जो होती है, वो फिक्स होती है, वो लिखी हुई होती हैं, है ना, स्पेसिफाइड होती हैं वो। लेकिन क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल, है ना। तो जो ग्राउंड्स हैं, खेल के जो मैदान हैं, क्रिकेट के जो मैदान हैं, ये ओवल शेप के हो सकते हैं, अंडाकार शेप के हो सकते हैं, है ना। एक तो होता है वृत्ताकार, है ना, एक होता है अंडाकार। अंडाकार में ये लंबाई ज़्यादा होती है, ये लंबाई क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो वो अंडाकार आकार के हो सकते हैं, जैसे कि एडिलेड स्टेडियम है। एडिलेड कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्टेडियम है वो। और नियरली सर्कुलर, या बिल्कुल गोल हो सकते हैं, लगभग गोल हो सकते हैं, लाइक चिपॉक इन चेन्नई, जैसे कि चेन्नई के अंदर, हमारे भारत में जो चेन्नई है उसका जो चिपॉक स्टेडियम है वो कैसा है, गोल है। ए 6 एट मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोज कोटला इन दिल्ली, है ना। ऐसे ही जो मेलबोर्न का स्टेडियम है, उसमें जब आप क्रिकेट खेलती है टीम, तो उसे ज़्यादा लंबाई तय करनी पड़ती है छक्का के लिए, है ना। छक्का मारने के लिए किसी खिलाड़ी को ज़्यादा लंबा फेंकना पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर से हिट उसे करना पड़ता है, बजाय किसके, जो दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला मैदान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है वो मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेलबोर्न स्टेडियम है, उससे ये क्या है, छोटा है ना। तो एक मतलब फिक्स नहीं है। देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज। ऑडिटीज का मतलब इन विभिन्नताओं की, इन विभिन्नताओं में, है ना, ये जो स्ट्रेंज विचित्र जो चीज़ है ना, ये जो विचित्र बात है, देखा ना, सब फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इनके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण हैं, हिस्टोरिकल रीजन है इसके पीछे। क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। क्रिकेट जो सबसे पहले के आधुनिक जो टीम द्वारा खेले जाते हैं जो गेम हैं, उनमें से ये पहला है ना। क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड, जो कि कोडिफाइड किया गया। जैसे कोडिफाइड का मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइज विद रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए। तो जो प्राचीन समय से जो खेल खेले जा रहे हैं, उनमें से क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए इसके लिए। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट, सबसे पहले जो लिखित में नियम दिए गए, वर ड्रॉन अप इन 1744। वो कब लिखे गए, वो नियम कब बनाए गए, 1744 में। दे स्टेटेड, वो नियम क्या बताते हैं, क्या लिखा हुआ है उनमें, जैसे एक बात बताई गई है इसमें, द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमोंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अंपायर्स हु शैल अब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो जिन देशों की टीमें होती हैं, उन देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो चयन करते हैं अमॉन्ग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट, जो भी सज्जन वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनमें से किन्हीं दो व्यक्तियों को, टू अंपायर्स, अंपायर मतलब रेफरी जो होते हैं, वो चयन करते हैं, जो हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, जो सब डिस्प्यूट्स को, जो मतभेद होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, यानी क्या सही है क्या गलत है। तो अंपायर का निर्णय क्या होता है, सर्वमान्य होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक ग्रुप ऑफ अंपायर्स होता है, कई सारे अंपायर्स का एक पैनल होता है, उनमें से किन्हीं दो को सेलेक्ट किया जाता है। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई, जो स्टंप हैं, जैसे वो तीन वो लगे रहते हैं ना, आपको दिखा हुआ, ये स्टंप्स कहलाते हैं। तो ये 22 इंची ऊंचे होते हैं। कितने इंची, 22 इंची ऊंचे। अब देखो इसमें जो पिच की लंबाई है वो कितनी है, 22 गज, है ना। और उसकी क्या नाम है, स्टंप की ऊंचाई कितनी है, 22 इंच। एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस, और जो बेल होता है, जो ऐसे देखो ना, यहाँ पे एक वो ऐसे छड़ी सी रखी, वो गिल्ली सी रखी रहती है, ऐसी एक गिल्ली इनके बीच में रखी रहती, दो गिल्लियाँ रखी रहती हैं ना, इनको बेल बोलते हैं, ठीक है ना। और जो बेल होती है वो 6 इंच की होती है। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 आउंसेस। अब जो बॉल है वो 5-6 आउंस के बीच का वजन उसका होना चाहिए। एक आउंस लगभग 28 ग्राम होता है। कितना होता है, एक आउंस जो होता है वो लगभग 28 ग्राम होता है, या 30 ग्राम मान लो, मोटा मोटा, है ना। तो 5 से 6 आउंस के बीच कह रहा है। तो
तो 5 दिया पता नहीं 150 ग्राम 200 ग्राम के बीच में वजन उसमें होता है। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स, और ये जो 2 सेट स्टम्प के जो 2 सेट होते हैं ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया, इनके बीच कितनी 22 यार्ड 22 यार्ड्स 22 गज की दूरी होती है, 22 गज अपार्ट होते हैं, वो एक दूसरे से दूर होते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हेम्बल्डन इन 1760s। अब देखो ये हेम्बल्डन भी कहाँ पे है, इंग्लैंड में है ना। तो संसार का सबसे पहला जो क्रिकेट क्लब था वो बनाया गया था हेम्बल्डन में 1760 में, देखो बहुत पहले की बात है ये। एंड द मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब MCC, मैरीलिबॉन क्रिकेट, ये भी कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, वाज फाउंडेड इन 1787। इसके 27 वर्ष बाद तो ये जो हेमिल्टन ये सबसे पहला है और ये सेकंड नंबर पे ये वाला क्रिकेट क्लब बनाया गया MCC। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s, 1760 और 1770 के दशक के दौरान इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर, है ना। तो देखो रादर देन रोल इट अलॉन्ग द ग्राउंड, पहले क्या होता था बच्चों कि ऐसे फेंका जाता था, यानी यहाँ से और हवा में फेंकता था ऐसे गेंद को, है ना, सीधे जाके उसके बल्ले पर टकराती थी। जबकि आजकल क्या है बताओ, आजकल पहले उसको बीच में ज़मीन पर टकराते हैं और फिर जाके वो उस पर जाती है आगे, तो बीच में टप्पा खिलाते हैं ना उसको इस तरह से। तो पहले इस तरह से सीधी फेंकी जाती थी एयर के अंदर। बिकेम टू पिच द बॉल थ्रू द एयर, पहले हवा में फेंकी जाती थी, रादर बजाय इसके देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड, है ना, किस पे वो जमीन के सहारे रोल करे। दिस चेंज, ये जो चेंज था, है ना, ये जो चेंज हुआ, गेव बॉलर्स द ऑप्शंस ऑफ लेंथ, इनसे बॉलर्स जो हैं बॉल फेंकने वाले उनको लंबाई का ऑप्शन मिल गया। डिसेप्शन, वो धोखा भी दे सकते थे थ्रू द एयर, हवा में बॉल को घुमा के वो क्या दे सकते थे, बल्लेबाज को धोखा दे सकते थे जो गेंदबाज होते थे। प्लस इंक्रीज्ड पेस, और इसके साथ क्या हो गया, उसकी पेस भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जो गति है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले देखो बच्चों, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, पहले तो ऐसे ज़मीन पर ढुलका के देते थे, क्या करते थे, हाँ मैंने थोड़ा पहले गलत बता दिया आपको, पहले क्या करते थे ऐसे ज़मीन पर लुढ़का के फेंकते थे, है ना, जमीन लुढ़कती लुढ़कती जाती थी। तो अब इसकी तो एक सीमा है, और अंडर आर्म फेंकी जाती थी, नीचे से फेंकते थे लुढ़का के उसको, जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं ना वैसे। तो उसकी तो एक सीमा है, वो एक निश्चित गति से ज़्यादा वो नहीं फेंकी जा सकती, है ना, और वो आराम से वो पहले से आती हुई दिख भी जाएगी, आप आराम से उसमें टप्पा मार भी सकते हो। लेकिन बाद में फिर क्या हो गया, इसको हवा में फेंका जाने लगा, है ना, तो एक बार टप्पा खाती थी बीच में बस, और वो हवा में फेंकी जाती थी। तो इससे क्या हो गया, जो बल्लेबाज है वो गेंदबाज को धोखा भी दे सकता है, यानी उसको घुमा सकता है, उसको कंफ्यूज कर सकता है, और उसकी स्पीड भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ये बताया गया है इसके अंदर। इट ऑल्सो ओपनड न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग, जब इस तरह से फेंका जाने लगा तो गेंद को स्पिन करना, घुमाना, है ना, उसको गोल गोल फिरा के फेंकने की संभावना भी बन गई। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर, अब ऐसी गेंदों का मुकाबला करने के लिए जो बल्लेबाज होते थे, हैड टू मास्टर टाइमिंग, उन्हें टाइमिंग को मास्टर करना पड़ता था, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। एंड शॉट सिलेक्शन, और शॉट सिलेक्शन किस तरह से शॉट मारा जाए इस चीज़ का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता था। वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट, अब इसका एक तुरंत परिणाम यह हुआ, इसका एक शीघ्र परिणाम यह हुआ कि जो उभरा हुआ बैट था उसे बदल दिया गया किसके द्वारा, विद द स्ट्रेट वन, सीधे बैट के द्वारा। तो अब इस तरह के जो बैट हैं, मुड़े हुए जो बैट हैं, उनकी इस तरह से मुड़े हुए बैट की जगह पर किस तरह के बैट आने लग गए, सीधे बैट आने लग गए, बल्ले आने लग गए। द वेट ऑफ बॉल वाज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 टू 6.25 आउंस, इसे पहले क्या था 5 से 6 आउंस के बीच था, अब इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, 5.5 से 6.25 आउंस के बीच उसे उसका वजन फिक्स कर दिया गया गेंद का। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस, और बैट की जो चौड़ाई है उसे 4 इंच के लिए क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। इन 1774 1774 में द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ, यस, है ना, लेग बिफोर लॉ, ये LBW आउट बोलते हैं ना,
लेग बिफोर द विकेट, LBW। तो ये वाला नियम 1774 में लागू हुआ, है ना, कि अगर उस जो वो है आपका स्टंप है, स्टंप से के आगे आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट आ गया, है ना, जिसने कि गेंद को क्या कर लिया, रोक लिया, नहीं तो गेंद किस में जाके टकरा दी, स्टंप में जाके टकराई, तो इस तरह से जो आउट होता है उसको क्या बोलते हैं, LBW आउट बोलते हैं। तो ये नियम 1774 में लागू किया गया। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, और लगभग इसी समय, ए थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन, तीसरा स्टंप भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। बाई 1780, 1780 तक आते आते 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ ए मेजर मैच, है ना, जो बड़े मैच होते थे उनका जो समय है वो कितने तक हो गया, 3 दिन तक के लिए निश्चित कर दिया गया। एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट 6 टीम क्रिकेट बॉल, 6 सीम, है ना, और इसी वर्ष एक और क्या बदलाव हुआ कि 6 सीम की बॉल, है ना, उसमें इस तरह से जैसे ये बॉल होती है ना, तो उसमें 6 वो सिलाई पड़ी रहती हैं, ऐसे 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ, इस तरह से 6 सिलाई उसमें लगी रहती, जो दिखती हैं वो, सीम का मतलब सिलाई, 6 सिलाई वाली क्रिकेट बॉल का क्रिएशन हुआ इसी समय। देखो ये द पेवेलियन ऑफ द मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब इन 1874, 1874 में जो पुराना जो इंग्लैंड का क्रिकेट क्लब था ना, उसकी ये चित्र है, उसके पवेलियन का। अब इसमें बता रहे हैं, इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अगर आप जो गेम के इक्विपमेंट्स हैं उन पर नज़र डालो, यू कैन सी, तो आप पाओगे, आप देखोगे, हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम्स, कि क्रिकेट किस तरह से बदलते समय के साथ बदल गया है। एंड यट, लेकिन अब भी फंडामेंटली, है ना, सैद्धांतिक रूप से रिमेन्ड ट्रू टू इट्स ओरिजिन्स इन रूरल इंग्लैंड, और सैद्धांतिक रूप से जो उस समय ग्रामीण इंग्लैंड में जो उसका ओरिजिन था, जो उसका मूल था, उसकी जो उत्पत्ति थी, उससे भी अभी क्या है, ये कुछ चीज़ें वैसी की वैसी बनी हुई हैं। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल, है ना, इसको एक मतलब जो क्रिकेट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, गेंद और बल्ला, है ना, वो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें मिलती हैं, प्रकृति से जो मिलती हैं, उनसे बनाए जाते। प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल यानी जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में जो चीज़ काम में आती है, यानी इसको फैक्ट्रीज में नहीं बनाया जाता, कहने का मतलब ये है। द बैट इज मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क, जो बल्ला है वो इन तीन चीज़ों से मिलता है। लेदर, थोड़ा सा चमड़ा भी यूज होता है इसमें। ट्वाइन का मतलब होता है कॉटन थ्रेड्स, ठीक है ना, जो सूती धागे होते हैं उनसे। एंड कॉर्क होता है जो वो होती है ना, क्या नाम है, देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये कॉर्क है। देखो ये जो पेड़ नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला, है ना, तो इस पेड़ की जो छाल होती है ना, देखो यहाँ पे ये काट रखी है, नीचे की छाल काट रखी है, तो इसमें से, है ना, कॉर्क बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इसके अंदर से कॉर्क बनाया जाता है। और देखो इस तरह से, ये जैसे बोतलों के ढक्कन देखे होंगे आपने, तो ये लकड़ी के होते हैं, जैसे इत्र वगैरह की शीशी आती है ना, कई बार नोट किया हो आपने, तो वो है ये, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों से वो बनाया जाता। तो कॉर्क क्या है, ये एक लकड़ी, पेड़ है, उसकी जो लकड़ी है उसकी छाल है ये। इवन टुडे, आज भी, बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, आज भी इन्हें किससे बनाया जाता है, हाथ से बनाया जाता है, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, और इन्हें उद्योगों में नहीं बनाया जाता। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम, है ना, यद्यपि जो बैट का मटेरियल है वो समय के साथ थोड़ा सा क्या हो गया है, बदल गया है। वंस इट वाज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड, एक समय इसे एक ही लकड़ी के उसमें से टुकड़े में से काट छांट के बनाया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस, लेकिन अब इसे 2 टुकड़ों में बनाया जाता है। द ब्लेड, नीचे की जो ब्लेड होती है इस तरह से होता है ना ये, और फिर इस तरह से यूं, ठीक है ना, ये तो पकड़ने का हैंडल हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, ब्लेड हो गई। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ वुड ऑफ विलो ट्री, है ना, एक विलो पेड़ होता है, उसके लकड़ी से बनाई जाती है इसकी जो ये ब्लेड होती है।
एंड द हैंडल, और ये जो हैंडल है विच इज़ मेड आउट ऑफ कैन, ये बांस का बनाया जाता है। किसमें से? बांस में से बनाया जाता है। बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनलिस्ट्स एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश्ड दैमसेल्व्स इन एशिया, है ना। तो पहले तो क्या था कि एक ही लकड़ी में से इसे काट छाट के बनाया जाता, लेकिन जब इंग्लैंड का साम्राज्य पूरे संसार में फैल गया, इन्होंने अपने उपनिवेश बना लिए, कॉलोनीज क्या बोलते हैं हम, उपनिवेश जब बना लिए यूरोपियन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, तो फिर इस तरह से दो चीज़ों से बनाया जाने लगा। तो ये नीचे का हिस्सा तो किस में से? विलो ट्री में से, और ऊपर का हिस्सा कहाँ से? बांस का बनाया जाने लगा, क्योंकि अब उनको बांस वगैरह चीज़ें अपने जो उपनिवेश देश थे उनमें से मिलने लगी थी एशिया के अंदर। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट हैज़, तो देखो ये एक हिमालय की तलहटी में एक गांव के, देखो ये बर्फ़ जमी हुई है, ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ ये गांव है जिसमें बच्चे क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो ये लकड़ी की डंडी है और लकड़ी का ही क्या है? ये बैट है, लोकल वहीं से बनाए हैं उन्होंने। रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल्स हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड। तो इसमें बताया गया कि ये जो और गेम हैं, है ना, कौन कौन से गेम? गोल्फ हुआ, है ना, और टेनिस हुआ, इनके विपरीत क्रिकेट आज भी अपने मूल रूप को बनाए हुए है। और क्रिकेट ने रिफ्यूज़ टू रीमेक इट्स टूल्स, कि जो इसके उपकरण हैं उनको बनाने के लिए जो औद्योगिक सामग्री है ना, या जो मानव द्वारा निर्मित जो कृत्रिम सामग्री है, जैसे प्लास्टिक हुए है, फाइबर ग्लास है, मेटल्स हैं, इनको क्या कर दिया है? क्रिकेट ने रिजेक्ट कर दिया है। यानी क्रिकेट ने अपने मूल रूप को अभी भी बनाए हुए रखा है, और इनका उपयोग क्रिकेट में नहीं होता। प्लास्टिक हो गया, फाइबर ग्लास हो गया और मेटल्स हो गया, किसके रूप में? बैट और गेंद के रूप में। बट इन द मैट, लेकिन आगे बताया गया इसके अंदर कि लेकिन जैसे जो पैड होते हैं पैरों पे कवरिंग के लिए, हाथों के जो ग्लव्स होते हैं वो, है ना, और सिर पे हेलमेट होता है, उसमें इंडस्ट्रियल चीज़ें काम में आती हैं, औद्योगिक वस्तुएं काम में ली जाती हैं। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लेकिन जो सुरक्षा उपकरण हैं, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्रिकेट भी इस तकनीकी जो बदलाव आया है इससे प्रभावित हो गया है। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, जो वल्कनीकृत रबर जो होती है, लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स, तो वो जो पैड बने होते हैं क्रिकेट के, वो किसके बने होते हैं? वल्कनाइज्ड रबर। तो एक विशेष प्रकार की रबड़ होती है जिसमें सल्फर मिलाया जाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? अच्छी हो जाती है, उसको वल्कनाइज्ड रबर बोलते हैं। तो वल्कनाइज्ड रबड़ जो होती है उसकी खोज लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848, तो उससे 1848 में क्या चीज़ क्रिकेट के अंदर आ गई? पैड्स आ गए, जो पैरों पे लगाए जाते हैं ना आगे, सुरक्षा पैड जो आगे वो आ गए। एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड, और उसके जस्ट बाद हाथों में पहने जाने वाले सुरक्षा ग्लव्स भी काम में लिए जाने लगे क्रिकेट में। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल, और जो आधुनिक खेल है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती विदाउट हेलमेट्स, किनके बिना? हेलमेट्स के बिना, क्योंकि हेलमेट लगाना क्या होता है? बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि चोट लग सकती है सिर में, इसलिए विदाउट हेलमेट्स। मेड आउट ऑफ मेटल, जो कि किसके बने हुए होते हैं? मेटल के बने हुए होते हैं। एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल, मेटल के भी होते हैं, और कृत्रिम जो कम वजन वाला जो मटेरियल्स होते हैं उनके ये बने होते हैं। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे, कि अब देखो ये तो इसने प्राकृतिक मतलब प्राचीन बातें बता दी क्रिकेट के बारे में। अब ये बताया गया है इसमें सेकंड पार्ट में कि भारत में क्रिकेट कैसे आया, है ना। तो द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, भारतीय जो क्रिकेट है उसका जो मूल है, उसकी जो जड़ है, आर टू बी फाउंड, वो पाई जा सकती हैं, ढूंढी जा सकती हैं इन द बॉम्बे। कहाँ पर? बॉम्बे में। बॉम्बे में शुरुआत हुई थी इंडियन क्रिकेट की। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम, और इस गेम को शुरू करने वाली पहली भारतीय जो समुदाय था वो कौन थे? वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरोस्ट्रियंस, द पारसीज।
है ना, वो एक बहुत जो अल्पसंख्यक हैं, बहुत ही कम मात्रा में है भारत में, एक समुदाय है जिसको पारसी बोलते हैं, ठीक है ना, जोरास्ट्रियंस बोला जाता है इन्हें। उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी बॉम्बे के अंदर। ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश। अब ये जो पारसी लोग थे ये अंग्रेज लोगों के संपर्क में बहुत जल्दी आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि ये क्या थे, व्यापारी लोग थे, ठीक है ना। तो ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, क्योंकि इन पारसी लोगों की किस में रुचि थी? व्यापार में रुचि थी। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, और यही जो पारसी जो समुदाय था ये पहला भारतीय समुदाय था जिसने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, पश्चिमी संस्कृति को अपनाया। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, और इन्हीं पारसियों ने पहले भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना की, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, और उसका नाम क्या था? ओरिएंटल क्रिकेट क्लब था, जिसकी स्थापना किसने करी? पारसियों ने करी, बॉम्बे के अंदर, इन बॉम्बे इन 1848, 1848 में बॉम्बे में। पारसी क्लब्स वर फंडेड, पारसी क्लब्स को धन उपलब्ध कराया जाता था। फंडेड का मतलब क्या है? धन उपलब्ध, क्योंकि खर्चा होता है ना इन चीज़ों में। एंड स्पॉन्सर्ड, और उन्हें प्रायोजित किया जाता था बाई पारसी बिजनेसमैन, जो पारसी व्यापारी होते थे, उद्योगपति जो होते थे, उनके द्वारा इन क्रिकेट क्लब्स के लिए पैसा दिया जाता था और इन्हें प्रायोजित किया जाता था। लाइक द टाटाज एंड द वाडिया, जैसे कि टाटा हो गए, वाडिया हो गए, ये क्या है? औद्योगिक घराने हैं। द वाइट क्रिकेट एलिट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पारसीज। अब इसमें बताया गया है कि जो वाइट क्रिकेट एलिट थे, यानी उस समय अंग्रेज़ों का राज था हमारे देश में, और जो अंग्रेज अफसर थे, जो गोरे अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की इन एंथुजियास्टिक पारसीज की, है ना, इन उत्साही पारसीज की, जो कि भारत में क्रिकेट गेम को फैलाना चाहते थे। उन गोरे अंग्रेजों ने इनकी कोई मदद नहीं की, पारसियों की। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज ए क्वेरल, और यहाँ तक कि झगड़ा हो गया था बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना ए वाइट्स ओनली क्लब, किस किस में? बॉम्बे जिमखाना, जो कि अंग्रेज़ों का क्लब था। बॉम्बे जिमखाना क्या था? ये सिर्फ अंग्रेज़ों का क्लब था, यानी इसमें सिर्फ अंग्रेज प्रवेश कर सकते थे, अंग्रेज इसमें खेल खेल सकते थे। और किसमें? द पारसी क्रिकेटर्स। तो एक बार तो क्या हो गया, जो बॉम्बे जिमखाना था, जो इसमें अंग्रेज ही खेला करते थे उसमें, और जो पारसी क्रिकेटर्स थे उनके अंदर झगड़ा हो गया, क्वेरल हो गया। किस बात के ऊपर? ओवर द यूज ऑफ द पब्लिक पार्क, एक सार्वजनिक पार्क था, एक सरकारी पार्क था, उसके उपयोग को लेके इन दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। क्यों हो गया था झगड़ा? द पारसीज कंप्लेन दैट, पारसियों ने शिकायत की कि द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट, कि ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये जो अंग्रेज अफसर हैं, ये पार्क को खराब कर देते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं छोड़ते। बिकॉज ऑफ द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस, क्योंकि ये जो बॉम्बे जिमखाना के जो अंग्रेज अफसर हैं, जो कि यहाँ पे क्या खेलते हैं? पोलो खेलते हैं। पोलो में आपको पता है पोनीज काम में आते हैं, घोड़े काम में आते हैं। पोलो में क्या काम आते हैं? घोड़े काम आते हैं, पोनीज काम आते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, पोलो पोनीज, है ना, देखो ये रहा, ये क्या है? इस तरह से पोलो खेला जाता है पोनीज पे, ठीक है। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced, तो एक बार तो क्या हो गया था, उनमें झगड़ा हो गया था, ठीक है ना। When it became clear that the colonial authorities, जब ये स्पष्ट हो गया कि ये जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ हैं, ये जो अंग्रेज़ लोग हैं, ये जो जिनका उपनिवेश के जो अधिकारी हैं, वर प्रीजुडिस्ड, ये पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपेट्रियट्स, कंपेट्रियट्स मतलब फेलो कंट्रीमैन, यानी ये जो अंग्रेज़ हैं ये तो अपने भाई बंधों का ही साथ देंगे, उन्हीं का ही पक्ष लेंगे, है ना। इस बात को जब ये चीज़ क्लियर हो गई तो उस समय द पारसीज बिल्ट देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन, तो पारसी जो लोग थे उन्होंने खुद का अलग से एक जिमखाना तैयार कर लिया, खेल का मैदान तैयार कर लिया क्रिकेट खेलने के लिए, जब इन्होंने देखा कि भाई ये जो अंग्रेज़ हैं ये तो खुद का ही पक्ष लेंगे।
द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायोनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, है ना। अब एक तरह से ये जो झगड़ा हुआ ना, एक तरह से अच्छे के लिए हुआ। क्यों हुआ कि अगर ये झगड़ा नहीं होता तो हो उनके लिए इतना अलग से एक बिल्कुल अलग से एक खेल का मैदान उनके लिए नहीं मिलता, तो उन्होंने खुद का ही अपना एक खेल का मैदान बन गया उनका, इसलिए हैप्पी एंडिंग हो गई इस लड़ाई की। द राइवलरी का मतलब होता है जो उनमें अनबन जो थी, यानी जो उनके अंदर लड़ाई झगड़ा था बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना, पारसियों और बॉम्बे जिमखाना के बीच, उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई, है ना, वो सुलट गया, अच्छे से सुलट गया। फॉर दीज पायोनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, है ना, इन जो इंडियन क्रिकेट के ये जो अग्रगणी लोग थे, अग्रणी जो लोग थे, आगे आगे जो फैला रहे थे, उनके द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हैप्पी एंडिंग कर दी गई थी। ये पारसी टीम, ये लो देखो मज़ेदार चीज़, एक पारसी टीम ने बीट यानी हरा दिया था द बॉम्बे जिमखाना की टीम को हरा दिया था एट क्रिकेट में 1889, है ना, 1889 में उन्होंने बॉम्बे जिमखाना के अंग्रेज़ों की टीम को क्या कर दिया था, हरा दिया था। जस्ट 4 years आफ्टर, है ना, देखो 1885 में किसकी स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, उसकी स्थापना हुई थी। उसके 4 वर्ष बाद ही जो पारसी टीम थी, उस पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना की टीम को क्रिकेट में क्या कर दिया था, हरा दिया था। देखो ये पारसी क्रिकेट टीम का फोटो है। द पारसी टीम, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू टूर इंग्लैंड इन 1886, 1886 में ये इंग्लैंड खेलने गए थे भारतीय पारसी लोग, ठीक है ना। नोट दैट अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल क्रिकेट फ्लैनल्स, देखो इन्होंने ये क्रिकेट की ड्रेस पहन रखी है, ये जो चेक का सा वो दिख रहा है ना आपको, धारी नुमा जो ऊपर का जो ड्रेस दिख रही है, और ये पतलून जो दिख रहा है, पजामा दिख रहा है या पैंट दिख रहा है, ये तो क्या है, क्रिकेट की ड्रेस है, ऑफिशियल ड्रेस है, यानी क्रिकेट इस तरह की ड्रेस में खेला जाता है। लेकिन एक चीज़ नोट करो, आप सब ने कैप पहन रखी है, ये वाली टोपी दिख रही है ना आपको, तो ये कौन सी टोपी है, ये पारसी टोपी है। तो पारसी जो लोग होते हैं वो इस तरह की टोपी पहना करते हैं, एक विशेष प्रकार की ये टोपी होती है। तो यही कहा है, दे वियर पारसी कैप्स, उन्होंने क्या पहन रखी हैं, पारसी टोपियाँ पहन रखी हैं। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो इन्होंने कहा है कि 1889 में, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 वर्ष बाद ही उन्होंने इंग्लैंड के उनको टीम को क्या कर दिया था, हरा दिया था। और ये 1885 में ये एक संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन था, दैट वाज लकी, जो कि भाग्यशाली था, अमॉन्ग्स इट्स अर्ली लीडर्स, कि उसको जो अपने प्राचीन लीडर्स थे, द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नारोजी, के उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शुरुआत में, है ना, एक पारसी राजनेता के रूप में मिले, जिनका जो बहुत ही बुद्धिमान थे, है ना, बुद्धिजीवी थे, जिनका नाम था दादा भाई नारोजी। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, है ना। तो जो आधुनिक क्रिकेट है ये इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड, तो इसमें टेस्ट मैच खेले जाते हैं और वनडे इंटरनेशनल में मैच खेले जाते हैं, जो विभिन्न देशों की टीम्स के में खेले जाते हैं। द प्लेयर्स हु बिकेम फेमस, जो खिलाड़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक, जो क्रिकेट प्रेमियों की यादों में बने रहते हैं, आर दोज, वो लोग होते हैं, हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, जो अपने देश के लिए खेलते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर, जिन प्लेयर्स को, जो भारतीय फैन हैं, क्रिकेट के जो फैन हैं, जिनको वो याद रखते हैं, इवन नाउ, आज भी, आर दोज, वो लोग हैं, हु वर फॉर्चुनेट इनफ, जो कि भाग्यशाली थे, टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, जिन्होंने क्या खेला, टेस्ट क्रिकेट खेला था। इसमें एक नाम दिया गया CK नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन, एक बहुत ही शानदार भारतीय बल्लेबाज जिनका नाम CK नायडू था, अपने समय के, ऑफ हिज टाइम, लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन, ये बहुत अच्छी यादें लोगों के जेहन में इनकी बसी हुई हैं।
वेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्प्रेरीज, तो इसमें बताया कि कुछ लोगों को तो पब्लिक क्या करती है, याद रखती है, और कुछ लोगों को भूल जाती है। तो इसमें यही बताया गया है कि सी के नायडू तो आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं, जबकि कुछ उन्हीं के जो कंटेम्प्रेरी थे, उन्हीं के समकालीन जो लोग थे, जैसे कि पलवंकर विट्ठल हुए, एंड पलवंकर बालू हुए, ये भी क्रिकेटर्स थे, हैव बीन फॉरगॉटन, इनको लोगों ने क्या कर दिया, भुला दिया। तो कुछ लोग याद रहते हैं, जैसे सुनील गावस्कर है, ठीक है ना, तो इस तरह के लोग क्या रहते हैं, और कपिल देव है ना, तो इस तरह से ये लोग क्या रहते हैं, याद रहते हैं। इवन दो नायडू वाज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम when he played for India in first test matches against England starting 1932। अब इसमें बताया है कि 1932 में जब ये जो सी के नायडू था, इसने टेस्ट मैच खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ, उस समय इसकी टेस्ट क्रिकेट खेलने की इसकी उम्र निकल चुकी थी, यानी एक पर्टिकुलर उम्र होती है, इतनी उम्र तक ही आप खेल सकते हो, तो उसकी उम्र क्या हो चुकी थी, निकल चुकी थी। हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री इज अश्योर्ड, लेकिन फिर भी सी के नायडू का जो स्थान है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वो आज भी सुरक्षित है, बिकॉज क्योंकि ही वाज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, क्योंकि वो भारत की जो प्रथम टेस्ट जो वो थी, क्या नाम है, टीम थी, उसके वो कैप्टन थे, तो इसलिए लोगों की मेमोरीज में वो अभी भी बने हुए हैं। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। भारत जो संसार की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला थी उसमें 1932 में ही प्रवेश कर गया था। अब तुम कहोगे कि देखो आज़ाद तो 1947 में हुआ, लेकिन भारत 1932 में कैसे प्रवेश कर गया, है ना। ए डिकेड एंड हाफ, लगभग 15 वर्ष पहले, बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने से 15 वर्ष पहले ही, लगभग 15 वर्ष पहले 1932 में ही भारत किस में प्रवेश कर गया, संसार के टेस्ट क्रिकेट मैच की दुनिया में प्रवेश कर गया। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज, यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए कंटेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट सोवरन नेशंस। भारत इसलिए उसमें भाग ले पाया क्योंकि 1877 में जब ये टेस्ट मैचेस शुरू हुए थे, उस समय से ही, अब चूंकि क्या है बेटा, देखो अंग्रेज़ों का राज लगभग सारे संसार में था, तो जिन जिन कंट्रीज़ में अंग्रेज़ों का राज था, उन उन कंट्रीज़ में ये गेम खेले जाते थे। तो भारत पे भी किसका राज था, अंग्रेज़ों का राज था। भारत अंग्रेज़ों की क्या थी, एक कॉलोनी थी, है ना, और उसमें सोवरन स्टेट्स जो थे, सोवरन नेशंस जो थे, जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो इसलिए भारत 1932 में ही टेस्ट मैचेस के संसार में प्रवेश कर गया था, टेस्ट मैचेस की दुनिया में प्रवेश कर गया था, ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। पहला जो टेस्ट मैच था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल ए वाइट सेटलर कॉलोनी, है ना, उस समय जो ऑस्ट्रेलिया था वो वाइट सेटलर कॉलोनी थी, यानी अंग्रेजों का उस पर क्या था, राज था। सिमिलरली इसी तरह द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन सागर है ना, कैरेबियन महासागर, देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको कैरेबियन महासागर, ये देखो आप, है ना, ये कैरेबियन सी है ना, ये कैरेबियन सी है, और ये यहाँ पे देखोगे ना आप, ये वाला, ये देखो, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये कैरेबियन सी है, कैरेबियन समुद्र है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना वेस्ट इंडीज़, तो ये छोटे छोटे जो देश हैं, द्वीप समूह हैं, उनके मिला के बनता है ये। टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज़, जो कि किसकी टीम बनती है, वेस्ट इंडीज़ की टीम बनती है। तो ये जो कैरेबियन सी है, कैरेबियन जो समुद्र है, इसके आसपास जो इसके क्षेत्र में जो छोटे छोटे देश हैं, है ना, उनमें उनसे मिला के कौन सी टीम बनती है, वेस्ट इंडीज़ की टीम बनती है। वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में हुआ ना, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद तक भी इन देशों पर, जिनकी की टीम क्या मिला के बनती है, वेस्ट इंडीज़ की टीम मिला के बनती है, उन पर अंग्रेज़ों का राज था। अब हम इसका थर्ड और लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट, है ना। देखो पहले
क्या था कि जब तक ये टेलीविज़न नहीं था, रेडियो नहीं था, तो जो बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। लेकिन जब से टेलीविज़न आया, रेडियो पे ये चीज़ें कमेंट्री सुनी जाने लगी, तो लोगों के अंदर इसका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय प्रचलन हो गया। तो टेलीविज़न कवरेज ने क्रिकेट को चेंज कर दिया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस और फॉर द गेम, इसने जो गेम की जो दर्शक होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा दिया। बाई बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स, और बीमिंग का मतलब पहुंचा देना। क्रिकेट को कहाँ तक पहुंचा दिया, टेलीविज़न ने, रेडियो ने छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचा दिया और गाँवों तक पहुंचा दिया। इट ऑल्सो ब्रोडन्ड क्रिकेट सोशल बेस, और इस टीवी और रेडियो ने क्रिकेट का जो सामाजिक आधार है उसको भी क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अर्थात ऐसा नहीं कि भाई बड़े लोग ही इसको देख सकते हैं, जिसके भी घर में रेडियो है वो कमेंट्री सुन सकता है, रेडियो रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गरीब लोग भी ये वाला काम कर सकते थे। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस, जो बच्चे जिनको पहले कभी चांस नहीं मिलता था टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को देखने का, बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज़, क्योंकि वो बड़े शहरों के बाहर रहते थे, अब वो लोग कुड नाउ वॉच, अब वो देख सकते थे, एंड लर्न, और सीख सकते थे, बाई इमिटेटिंग देयर हीरोज़, वो अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी जो थे, हीरोज़ जो थे, उनकी नकल करके, उनको देख देख के नकल करके वो भी क्रिकेट खेलना सीख सकते थे। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न, जो सैटेलाइट टेलीविज़न होता है, जो उपग्रह के द्वारा जो टेलीविज़न की सेवा होती है, उसकी तकनीक के द्वारा, एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज, और जो अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न कंपनी हैं उनकी पहुंच क्या है, संसार के हर कोने कोने तक है, उसने क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट, उसने क्रिकेट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपस्थित कर दिया है, बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोल दिया है। मैचेज इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत, आज अगर सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है उसके अंदर अगर कोई मैच हो रहा है तो उसका लाइव प्रसारण है ना, आंखों देखा हाल कहाँ देखा जा सकता है, तुरंत सूरत में देखा जा सकता है। यानी कोई रिकॉर्डिंग का चक्कर नहीं है, सीधा लाइव आप देख सकते हो। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम, चूंकि संसार में जो क्रिकेट गेम है इसकी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है वो इंडिया की है, क्योंकि देखो चाइना के बाद में सेकंड पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया की। अब चाइना में तो ये गेम खेला नहीं जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखने वाले लोग कहाँ पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो लार्जेस्ट व्यूअरशिप कहाँ पे है इस गेम की, इंडिया में है। अमॉन्ग्स द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, जितने भी क्रिकेट खेलने वाले जो देश हैं उन सब में सबसे ज़्यादा दर्शक कहाँ पे हैं क्रिकेट को देखने वाले, इंडिया के अंदर हैं। एंड द लार्जेस्ट मार्केट, और इसीलिए एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मार्केट भी है इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, इस क्रिकेट के संसार में भारत का एक, भारत के अंदर बहुत बड़ा इसका मार्केट है। द गेम्स सेंटर, इसीलिए द गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो इस गेम का जो मुख्य गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है, यानी एक तरह से जो एक्टिविटीज़ का सेंटर है, शिफ्टेड टू साउथ एशिया, इसीलिए ये कहाँ शिफ्ट हो गया, यूरोप से कहाँ शिफ्ट हो गया, साउथ एशिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप कहाँ पे है, इंडिया और जो इंडिया के आसपास के जो देश हैं उनमें है। दिस शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई, है ना। इसको किससे पुष्टि होती है इसकी, इससे पुष्टि होती है कि जो पहले आईसीसी जो क्रिकेट इंटरनेशनल जो संस्था है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ होता था, लंदन में हुआ करता था, लंदन शहर में, इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ करता था। अब वो आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे हो गया है, दुबई के अंदर हो गया है, टैक्स फ्री दुबई। दुबई को शहर है ये, है ना। यूएई एक कंट्री है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसकी ये कंट्री है दुबई, ठीक है ना। और ये क्या है, टैक्स फ्री है, यानी अधिकांश चीज़ें यहाँ पे क्या है, टैक्स फ्री हैं। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर लंदन से अब कहाँ कर दिया गया, टैक्स फ्री दुबई में कर दिया गया, जो कि क्या है, साउथ एशिया का एक कंट्री है, एक शहर है ये दुबई। 150 ईयर्स अगो, 150 वर्ष पहले, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स द पारसीज, कि जो प्रथम, आज से 150 वर्ष पहले जो पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी पारसी लोग जो थे, हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन, देखो उन बेचारों ने तो संघर्ष करना पड़ा था उनको एक जगह, खुली जगह ढूंढने के लिए
खेल खेलने के लिए। लेकिन आज टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इंडियन प्लेयर्स हैं, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, वो बेस्ट पेड बन गए हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा तनख्वाह है ना, पैसा इस खेल के द्वारा मिलता है। मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, और जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो इस गेम के क्या बन गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी बन गए हैं। मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज स्टेज, और वो लोग जो भारतीय प्रसिद्ध भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे हैं जिनके लिए संसार क्या है, अब एक रंगमंच बन गया है, यानी वो अब भारत तक ही सीमित नहीं रहे, है ना, उनको दूसरे देश भी उनको क्या करते हैं, पैसा देते हैं अपनी देश की टीम के लिए खेलने का। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बदलाव है, वाज मेड अप मैनी स्मॉलर चेंजेस, ये बहुत छोटे छोटे जो परिवर्तन आए हैं उनसे यह बदलाव हुआ है ना। देखो बच्चों, मुझे पहले ये क्रिकेट गेम, हालांकि मैंने बचपन में कभी नहीं खेला, मुझे समझ में भी नहीं आता था और इसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे भी इसमें क्या हो गया, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि मुझे भी क्रिकेट खेलनी चाहिए। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल्स, कि पहले जो सज्जन लोग थे अपनी आनंद के लिए खेलते थे, अमेच्योर मतलब शौकिया खेलते थे, है ना, सज्जन जो लोग, जो शौकिया खेलने वाले जो सज्जन लोग हुआ करते थे, अब ये उनसे गेम कहाँ चला गया है, पेड प्रोफेशनल्स की ओर चला गया है ना, एक तरह से जो व्यावसायिक खेलने वाले हैं उनकी तरफ ये शिफ्ट हो गया है। द ट्रायम्फ ऑफ वन डे गेम एज इट ओवरसेट टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और जो वन डे गेम हैं इनकी जो विजय है किसके ऊपर, टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो होते थे ना उनमें क्या था, बहुत लंबे चलते थे, तो बड़े धैर्य की परीक्षा होती थी, शक्ति की परीक्षा होती थी खिलाड़ियों की। तो जो वन डे गेम्स हैं इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को क्या कर दिया, ओवरशैडो कर दिया है ना, उनको एक तरह से उनमें रुचि कम हो गई है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी, लोकप्रिय। और आजकल तो क्या चलता है, जैसे 2020 हो गया, IPL मैचेस हो गए, इस तरह के। एंड द रिमार्केबल चेंजेस, और इससे बड़े दिखने वाले परिणाम, दिखने वाले जो परिवर्तन हैं वो दिख रहे हैं हमको कहाँ पर, इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है और जो तकनीकी है उसमें। और ये किन्होंने लिखा है, ये रामचंद्र गुहा, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, ये इतिहासकार हैं भारत के, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो बच्चों इसे अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो, उनको बताओ इनके बारे में, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल बटन को दबाइए, ठीक है बच्चों। और सबसे ज़्यादा आप खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।